हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो हम आज पढ़ने वाले हैं फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फोर्स एंड प्रेशर की। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरेक्शन। व्हाट इज इंटरेक्शन? इट मीन सिंपली से दैट इंटरेक्शन को हम बोल सकते हैं बेटा कांटेक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कांटेक्ट बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? इट मीन्स ये क्या कह रहे हैं? फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन की वजह से, कांटेक्ट की वजह से क्या है? फोर्स है। ये बोल रहा है, ये टॉपिक हमें क्या बोलना चाहता है? ये टॉपिक हमें ये बोलना चाहता है कि अगर इंटरेक्शन नहीं होगा, कांटेक्ट नहीं होगा, तो फोर्स भी नहीं होगा। अगर फोर्स चाहिए तो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होना ज़रूरी है? कांटेक्ट होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? कांटेक्ट होना ज़रूरी है। सिमिलरली मुझे इस पेन से यहाँ पे स्क्रीन पे लिखना है, तो यहाँ किसके बीच में कांटेक्ट होना चाहिए? पहली बात तो सबसे पहला कांटेक्ट तो देखो कहाँ, इस पेन और इस हाथ के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए, तभी हम स्क्रीन के ऊपर क्या करेंगे? फोर्स लगा पाएंगे। दूसरा किसके बीच में होना चाहिए? स्क्रीन और पेन के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए। मैं पुश कर पा रही हूँ अपने हाथों से, तो इन दोनों के बीच क्या ऐसे लिख पाऊंगी कि यहाँ से ऐसे? लो, लिख गया? नहीं लिखना। इन दोनों के बीच में क्या है? कांटेक्ट है, तभी मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे लिख पा रही हूँ। इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होना ज़रूरी है? कांटेक्ट होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? कांटेक्ट। तभी क्या क्रिएट होता है? फोर्स क्रिएट होता है। एंड दैट इज अवर टॉपिक। चलिए, वाई टू ऑब्जेक्ट्स आर नीडेड फॉर फोर्स टू वर्क, यानी फोर्स के लिए दो ऑब्जेक्ट ज़रूरी क्यों है? किसी काम को होने के लिए, कोई काम हो रहा है उस पर फोर्स लगाना है, किसी वर्क को होने के लिए फोर्स लगाना है, और वहाँ पे हमें क्या चाहिए? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच। दो ऑब्जेक्ट्स क्यों चाहिए? क्योंकि उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होगा। कांटेक्ट होने की वजह से ही फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तभी क्या होगा? हमारा काम होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पे हमें क्या दी गई है? इंटरेक्शन एग्जाम्पल, मैन एंड कार। एक मैन दिया गया है और एक कार। देखो दो मैन है, कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, एक मैन, लेकिन हमें यहाँ पे जो एग्जाम्पल देखना है, सॉरी जो एग्जाम्पल समझना है, वो कहाँ से समझना है? यहाँ से समझना। देखो क्या हो रहा है। ये दो दोस्त कहीं पिकनिक पे जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कहीं भी जा रहे थे। अचानक से इनकी गाड़ी क्या हो गई? खराब हो गई। तो एक दोस्त ने दूसरे भाई, जिसकी गाड़ी थी वो बैठे हैं अंदर, और जिसकी गाड़ी नहीं थी, यानी पास वाला जो दोस्त है, उसको उसने बोला कि चल भाई उतर जा, गाड़ी के पीछे खड़ा हो जा। ऐसे बोलेगा गाड़ी के पीछे खड़ा हो जाए, या फिर ऐसे बोलेगा उतर जा और गाड़ी के पीछे खड़ा होकर उसको पुश कर, उसको धक्का मार? क्या ऑब्वियस सी बात है, क्या बोलेगा कि उसको धक्का मार। अगर खड़ा हो गया, सर सिंपली खड़ा हो गया गाड़ी के पीछे जाके, और फिर गाड़ी चल रही है, फिर यार ये तो नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो जेन्युइन है, ये तो ऐसा कुछ तो नहीं है, जेन्युइन कुछ नहीं है ये। तो इसको गाड़ी को आगे मोशन लाने के लिए ये क्या करेगा? इसको धक्का मारेगा। धक्का मारने के लिए क्या करेगा? अपने हाथों को कांटेक्ट में लाएगा। किससे? गाड़ी से। जब तक ये इसको कांटेक्ट में नहीं आएगा, इसके हाथ के कांटेक्ट में नहीं आएंगे गाड़ी के साथ में, क्या धक्का लगेगा? क्या नहीं लगेगा ना। सिंपल खड़ा होने से तो धक्का लगेगा नहीं। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होना ज़रूरी था? मैन और कार के बीच में क्या होना ज़रूरी है? कांटेक्ट होना ज़रूरी है। और इस कांटेक्ट की वजह से क्या होगा? फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने से क्या होगा? गाड़ी आगे मूव करेगी। गाड़ी आगे मूव करेगी। इट मीन्स हमारा कंक्लूजन जो है वो क्या निकलता है? इंटरैक्शन इज नेसेसरी फॉर द फोर्स, यानी फोर्स लगने के लिए क्या चाहिए? इंटरैक्शन इज नेसेसरी। इंटरैक्शन, कांटेक्ट होना दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ज़रूरी है। तो यहाँ से हम देखेंगे एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट फॉर ए फोर्स टू कम इनटू प्ले, यानी कोई भी वर्क होने के लिए, कोई भी एक्शन होने के लिए, अगर आपको फोर्स रिक्वायर्ड है, फोर्स लगाना है, तो दो ऑब्जेक्ट्स होना ज़रूरी है, और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरैक्शन होना ज़रूरी है, कांटेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, an interaction of an object with another object result in a force between the two objects. Without interaction there is no force. It means अगर एक ऑब्जेक्ट के वन ऑब्जेक्ट
दूसरे के साथ में किस में है, कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, तभी वहाँ क्या होगा, दूसरे अदर ऑब्जेक्ट के साथ में है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, फोर्स होगा, और फोर्स होगा तभी क्या होगा, वर्क होगा। अगर कांटेक्ट नहीं है, अगर कांटेक्ट नहीं है तो फोर्स भी नहीं होगा। इट मीन सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स वी रिक्वायर्ड इंटरेक्शन, यानी अगर फोर्स लगाना है, फोर्स लगाना है तो वहाँ पे क्या होना ज़रूरी है, दो ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, और दो ऑब्जेक्ट होने के साथ में उनमें इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, उनमें कांटेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, यानी फोर्सेस को और एक्सप्लोर करते हैं और फोर्सेस के बारे में जानते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, ये फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, व्हाट हैपन्स व्हेन मल्टीपल फोर्सेस एक्ट टुगेदर, क्या होगा जब बहुत सारे फोर्स एक साथ लग रहे होंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स या बहुत सारे फोर्स एक साथ लग रहे हैं तो क्या होगा। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फोर्सेज इन द सेम डायरेक्शन। सपोज यहाँ पे सिंपली आपको दिखाई दे रहा है कि दो दोस्त है और दोनों दोस्त मिलके एक वुडन बॉक्स को धक्का मार रहे हैं या पुश कर रहे हैं इसको, ठीक है, और दोनों किधर कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों मिलके फोर्स लगाएंगे एक ही डायरेक्शन में तो वो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स क्या होगा, इजीली क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। सिंपल बात है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ समझो सेम डायरेक्शन फोर्स, अगर मान लो यू अप्लाई ए पुश फोर्स ऑफ 10 यूनिट्स टू द राइट, योर फ्रेंड ऑल्सो अप्लाई, यानी आपका जो दोस्त है वो 10 यूनिट फोर्स लगा रहा है और एक दूसरे आप जो है वो 10 यूनिट लगा रहे हैं, दोस्त जो है वो 15 यूनिट लगा रहा है। ऑब्वियसली बात है, जो टोटल फोर्स, जो नेट फोर्स, टोटल फोर्स होगा वो कितना होगा, 10 + 15 इक्वल्स टू 25 यूनिट्स टू द राइट साइड, यानी सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो वहाँ पे वो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा और इजीली वो अच्छे से मूव कर पाएगा वहाँ पे, क्योंकि दोनों दोस्त एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और आपके जो दोनों फोर्स है, इट मीन सेम डायरेक्शन में दोनों दोस्त फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स को ऐड हो जाएगा वहाँ पे, इट मीन्स दोनों फोर्स ऐड कर दिए जाएंगे और रिजल्टेंट हमारा नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, फोर्सेज इन अपोजिट डायरेक्शंस। ध्यान से सुनो, जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो वहाँ पे नेट फोर्स क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, सपोज ये एक दोस्त है वो इधर से धक्का मार रहा है और एक दोस्त है वो लेफ्ट साइड मार रहा है और एक दोस्त है वो राइट साइड धक्का मार रहा है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, मान लो ये 15 यूनिट फोर्स पुश 15 यूनिट का फोर्स लगा रहा है और ये 10 यूनिट का फोर्स लगा रहा है, ये 10-15 मिनट का फोर्स लगा रहा है और ये 10 यूनिट का फोर्स लगा रहा है। इट मीन्स इनका नेट फोर्स क्या आएगा, इनके डिफरेंस के इक्वल, जो कि कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, जो कि कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। यानी जिस डायरेक्शन से ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इट मीन्स जिस डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये वुडन बॉक्स क्या करेगा, मूव करेगा। इट मीन्स ये वाला दोस्त जो है वो लेफ्ट साइड में पुश कर रहा है इसको, यानी बॉक्स किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। ठीक है, आगे देखो, वही एक एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल अभी हमने बात की, यू अप्लाई पुश फोर्स ऑफ 20 यूनिट्स इन द राइट। अगर आप 20 यूनिट फोर्स है वो राइट साइड में लगा रहे हैं और आपका जो फ्रेंड है वो 15 यूनिट लेफ्ट साइड में लगा रहा है, तो क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, 20 - 15। इट मीन्स जो टोटल फोर्स होगा वो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स दोनों फोर्सेस का डिफरेंस होगा और दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट यानी लार्जर फोर्स कौन सा लगा रहा था, राइट साइड में। इट मीन्स वो बॉक्स किधर मूव करेगा, राइट साइड में, क्योंकि वहाँ से 5 यूनिट फोर्स क्या है वो ज़्यादा आ रहा है, इस कारण से जो राइट साइड में वुडन बॉक्स है वो मूव करेगा। ठीक है, आगे देखो, द बॉक्स विल मूव स्लोली टू द राइट बिकॉज योर फोर्स इज बिगर, इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स, यानी जिधर से लार्ज फोर्स हमें ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा फोर्स हमें ज़्यादा मिलेगा, उसी तरीके से उस तरफ से ही काम होगा। ठीक है, आगे देखो, समझ में आया ना, इट मीन्स सेम फोर्स
लग रहा है, सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, उनका रिजल्टेंट, उनका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बट अपोजिट डायरेक्शन से दोनों तरफ से फोर्स आ रहा है अनइक्वली, तो जिस डायरेक्शन से ज़्यादा फोर्स आ रहा है, यानी जिस तरफ भेजने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाया जा रहा है, उधर ही वो वुडन बॉक्स मूव करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, वो एक गेम खेल रहे हैं, दैट इज टग ऑफ वॉर। अब यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों ने भी खेला है, इसको खेला है ना। इसमें क्या होता है, मान लो दोनों टीम जो है, ये टीम ए है और ये टीम बी है। अगर दोनों टीम ही क्या करेगी, इक्वल फोर्स लगाएगी, दोनों टीम ही क्या करेगी, इक्वल फोर्स लगाएगी, तो क्या दोनों में से कोई भी जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा। तो हमारे यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स दोनों विनर नहीं है, दोनों साइड से फोर्स लड़ते रहेंगे, वो खींचते रहेंगे दोनों बराबर में। लेकिन मान लो टीम ए की तरफ से ज़्यादा फोर्स आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कौन जीत जाएगा, रस्सी किसकी तरफ आ जाएगी, टीम ए की तरफ आ जाएगी, और टीम बी वाले उधर गिर पड़ेंगे। तो कौन जीतेगा, टीम ए जीतेगी। ठीक है, आगे देखो। अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं, वो बात करते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की। ठीक है, अभी तक हम फोर्स को डिफाइन कर रहे थे सिर्फ लार्जर, स्मॉलर, बिगर, इक्वल। इसमें तो हम फोर्स को डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, चले देखते हैं। फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल्स वी लर्न दैट फोर्स कैन बी लार्जर, स्मॉलर और इक्वल टू अनदर फोर्स। यानी कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, कार वाला एग्जाम्पल हमने देखा था, जो बॉय जो वुडन बॉक्स को धक्का मार रहा है, पुश कर रहा है, वो एग्जाम्पल हमने देखा था। टग ऑफ वार हमने देखा, इनमें हमने फोर्स को स्मॉलर, लार्जर, इक्वल इस बेसिस पे डिफाइन किया। बट अब क्या करना है, देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। लेकिन जो फोर्स की स्ट्रेंथ है, फोर्स की स्ट्रेंथ को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, हम उसके मैग्नीट्यूड यानी उसके नंबर से एक्सप्रेस करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं। वी ऑल्सो हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, और साथ में हमें उसके डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, मान लो कोई फोर्स 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है कहीं पे, और कहीं पे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। बट हमें ये पता चल गया, मैग्नीट्यूड से हमें पता चल गया कि ये वाला फोर्स ज़्यादा है, इसके नंबर से हमें पता चल गया ये फोर्स ज़्यादा है। बट कौन किधर ज़्यादा है, मान लो ये वुडन बॉक्स है, मैं कहूँ कि 15 न्यूटन फोर्स है ये है, और 20 न्यूटन फोर्स ये है। इसके लिए मुझे पता होना चाहिए ना, इसकी डायरेक्शन का पता होना चाहिए, जिससे मुझे कोई आपसे पूछ ले कि ये वुडन बॉक्स कहाँ मूव करेगा, इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, तो इसके लिए मुझे पता होना चाहिए ना कौन सी डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स के लिए हमें उसका डायरेक्शन, उसकी मैग्नीट्यूड जानना बहुत एसेंशियल है, और वही हम जान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्स के बारे में हमें उसके मैग्नीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए, हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इफ़ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इट्स अफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। यानी क्या होगा, अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, डायरेक्शन और कोई भी अप्लाइड फोर्स है, उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, तो ऑब्वियसली बात है किस में चेंज आएगा, फोर्स में चेंज आएगा। उससे होने वाले चेंजेस में उससे होने वाले जो चेंज हो रहे हैं उसमें भी चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी वुडन बॉक्स को 15 न्यूटन फोर्स से पुश कर रहे हैं, और एक अगला दूसरा कोई दोस्त है आपका, वो उसको 20 न्यूटन से उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पुश कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ना, जो बॉक्स है वो इजीली मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा। ठीक है, और वहीं अगर अपोजिट डायरेक्शन से ज़्यादा लगा दिया गया, तो आपके अपोजिट वुडन बॉक्स मूव होने लग जाएगा। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज करने से उसके जो भी वर्क है उसमें भी चेंज आएगा, साथ में फोर्स में भी चेंज आएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब ये स्टेट ऑफ मोशन क्या है, मोशन जानते हैं ना, आई एम गोइंग लाइक दिस मूवमेंट्स आर कॉल्ड मोशन। इन मूवमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं, मोशन कह रहे हैं। क्या फोर्स इन मोशन को चेंज कर सकता है, क्या फोर्स इनकी स्टेट ऑफ मोशन, ये स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है? तो हाँ, फोर्स जो है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है,
रेस्ट से किसी को मोशन में ला सकता है, कौन? फोर्स कर सकता है। कैसे कर सकता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके पास कोई रबर बॉल है, वो किसी टेबल पे रखी हुई है। इट मीन्स वो रबर बॉल किस स्टेट में है? वो रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही उसे पुश किया जाए, किक मारा जाए, फेंका जाए, तो क्या होगा? वो रेस्ट से किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। और ये कैसे हुआ? ये फोर्स लगा के हुआ। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, आप लोगों ने बचपन में ये जो टायर वाला जो गेम है, एक लकड़ी रख के ऐसे ऐसे उसे खेलते हुए देखा होगा ना। नहीं भी खेला होगा तो गलियों में बहुत से बच्चों को खेलते हुए देखा होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, वो नॉर्मल अगर टायर मूव कर रहा है, सेम स्पीड से मूव कर रहा है, बट उसकी स्पीड को लगातार इंक्रीज करने के लिए उससे उसे क्या किया जाता है? पुश किया जाता है। एक लकड़ी का यूज़ करके उसे क्या किया जाता है? पुश किया जा रहा है। इट मीन सेकेंड क्या है? फोर्स कैन चेंज स्पीड। फोर्स कैन चेंज स्पीड। पहले ऑब्जेक्ट में हमने, पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से किस में लाया जा रहा है? मोशन में लाया जा रहा है। सेकंड एग्जाम्पल में हम ये देख रहे हैं, यानी फोर्स की दूसरी प्रॉपर्टी, दैट कैन चेंज द शेप। ठीक है, शेप में, सॉरी, चेंज द स्पीड। फोर्स कैन चेंज स्पीड। और यहाँ पे क्या कर रहा है? इसको लगातार पुश करके, इसे लगातार फोर्स प्रोवाइड करके क्या किया जा रहा है? इसकी स्पीड को इंक्रीज किया जा रहा है। इसकी स्पीड को क्या किया जा रहा है? इंक्रीज किया जा रहा है। इट मीन्स फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। इट मीन्स अगर रेस्ट में है तो किस में आ जाएगा? मोशन में है, मोशन में आ जाएगा। और मोशन में है तो रेस्ट में भी हम उसको ला सकते हैं। देखिए आगे, नेक्स्ट है फोर्स कैन स्टॉप मोशन। जो भी हम बात कर रहे थे, पहला हमने बात कर लिया कि रेस्ट से किस में आ रहा है? रेस्ट टू मोशन। दूसरा हमने बात किया इंक्रीज इन स्पीड की। किसकी वजह से? किसकी वजह से किया? फोर्स की वजह से। और तीसरा हम आपके सामने अभी बात करने वाले हैं किसकी? फोर्स कैन स्टॉप मोशन। कैसे? What happens if you place your palm in front of moving ball? कोई भागती हुई या मूव करती हुई बॉल है और आपने उसके आगे अपना हाथ रख दिया, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रुक जाएगी ना बॉल। देखो, ये पाम अपोजिट है फोर्स ऑन द बॉल। बॉल जो मूविंग बॉल है उसके अपोजिट आपने आपका क्या रख दिया? आपका हाथ रख दिया। बिकॉज दिस फोर्स इज द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, द स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीजेज। यानी आपने जिस डायरेक्शन से बॉल आ रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा दिया? एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया ना एज कम्पेयर टू बॉल। तो वहाँ पे क्या होगी? वो बॉल की जो स्पीड थी मूव होने की, वो क्या हो गई? कम हो गई एज कम्पेयर टू आपके पाम से लगाए गए फोर्स के। तो वहाँ पे वो मोशन से क्या हो गई? रेस्ट में आ गई। इफ़ यू होल्ड द बॉल, इट स्पीड बिकम जीरो एंड इट स्टॉप मूविंग। अगर आप उसको पकड़ के रखते हैं तो वो बॉल का स्पीड जीरो हो जाएगा और वो बॉल जो है वो मूव करना स्टॉप कर देगी। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ए गोल कीपर डज व्हेन ही डाइव्स सेव ए गोल। तो ऐसा ही कौन करता है? गोल कीपर करता है, गोल को जब उसे सेव करना। अब समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट आगे देखो, व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन। अब हम एक्चुअली हम हमें पता है स्टेट ऑफ मोशन क्या है। फिर एक बार और देखें इसे क्या है, समझे। इन साइंस वी यूज ए स्पेसिफिक टर्म टू डिस्क्राइब द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। साइंस में हम किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन और स्पीड को यूज़ करने के लिए एक स्पेसिफिक टर्म का यूज़ करते हैं, और वो स्पेसिफिक टर्म क्या है? स्टेट ऑफ मोशन। डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, ए चेंज इन either द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ए चेंज इन either द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और बोथ। यानी कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड में कोई चेंज आता है, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज आता है, या दोनों में कोई चेंज आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन, स्पीड में चेंज, उसके डायरेक्शन में चेंज, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड में चेंज, उसके डायरेक्शन में चेंज, या दोनों में चेंज, क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन होता है। द स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। और स्टेट ऑफ मोशन को हम उसकी स्पीड और डायरेक्शन से डिस्क्राइब करते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसे हम क्या, कौन सी स्टेट या उसकी स्पीड को क्या मेंशन करेंगे? इन ए स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इट मीन्स वहाँ पे उसकी स्पीड जो है वो क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, आगे चले। आगे क्या है?
आगे एक टॉपिक है, देखो आगे क्या है। डज फोर्स ऑलवेज कॉज मूवमेंट? क्या क्या हमेशा हम किसी भी चीज़ को चाहे तो फोर्स लगा के मूवमेंट करवा सकते हैं? करवा सकते हैं क्या? तो फिर अपने पास में दीवार दिखाई दे रही होगी, दो उसे फोर्स, कितना फोर्स दे सकते हो? क्या तुम्हारे फोर्स से क्या वो दीवार हिल सकती है? हिल सकती है क्या? इतना फोर्स नहीं है, ठीक है, नहीं हिल सकती ना, तो देखो कैसे समझते। वी नो फोर्स कैन मूव थिंग्स, बट डज इट ऑलवेज वर्क? क्या क्या फोर्स, हमें पता है फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकती है, बट क्या हमेशा ये काम आता है? इमेजिन ट्राइंग टू पुश ए वेरी, यानी किसी बहुत बड़े हैवी बॉक्स को तुम पुश कर रहे हो, दीवार को तुम जितना मैक्सिमम फोर्स तुम लगा सकते हो तुमने लगा दिया, बट क्या वो मूव होगी? नहीं होगी। तो हमेशा जो फोर्स तुम लगा रहे हो, ऑब्वियसली बात है वो ज़रूरी नहीं है वो काम करेगा ही नहीं करेगा। मैम जेसीबी आएगी तो फिर अपना फोर्स लगा के वो तो ये नहीं बोला कि कोई भी कितना भी जो फोर्स है वो हिला ही नहीं सकता है उस वॉल को, ऐसा नहीं बोला है। बट जितना फोर्स, ये हर फोर्स हर चीज़ को मोमेंट दे, ये प्रॉपर सही नहीं है। ये हमारा पॉइंट है कि हर बार जो लगाया गया फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं ला सकता। इवेंचुअली जो डिपेंड करते हैं बाकी जो फोर्स की क्वांटिटी कितना है, कौन फोर्स लगा रहा है, किस तरीके से फोर्स लगाया जा रहा है, वो एक अलग फिनोमेना है, ठीक है।